वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 23 अगस्त है और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आज आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग विशेष रूप से नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। कल बहुत से अभ्यर्थी जुड़े हैं रवि सर के यूट्यूब चैनल से, तो उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक बेहतर दैनिक जागरण एनालिसिस उपलब्ध कराया जाएगा, जो मैं अभी तक सीखा हूं अपने एक्सपीरियंस होल्ड के तौर पर। तो साथ ही साथ आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए आप सभी लोग, ताकि आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज युक्ति आईएएस पर यूपीएससी पीसीएस सभी एस्पिरेंट के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग उसका लाभ ले सकें। और ये दोनों टेस्ट दोनों मॉड्यूल में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मॉड्यूल में। तो आप ज़रूर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से आप लोग विजिट कर आप युक्ति आईएएस से जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, बहुत से न्यूज़ आप लोगों को पूर्ववर्ती न्यूज़ को कवर किया गया है, जिसके में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को कल एक लिस्ट शेयर किया गया है ग्रुप में, एक से लेकर 22 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो एनालिसिस किया गया, उस एनालिसिस न्यूज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि जितने भी डायग्राम पहले चर्चा किया जा चुका है उस पर आप लोगों का एक नज़र रहे, ताकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो आप लोग के लिए, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक रिपीट होता है तो उसे बार बार हम लोग शामिल नहीं करते। इसलिए मैं बार बार आप लोग को ये बात बोलता भी हूँ कि प्ले लिस्ट को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोग चीज़ों को स्पष्ट रूप से जान सकें। देखिए, पहले न्यूज़ में है सिसोदिया जी का दावा है कि आप तोड़कर केस वापस लेने का प्रस्ताव मिला। तो ये राजनीतिक रंजिश के रूप में भी देखने को मिल सकता है ये सब चीज़ें। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ये सब बातें आएगी, पर ईडी और सीबीआई की जो जांच प्रक्रिया है वो चल रही है। तो जब तक इससे पहले जो भी मामले थे उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग लिस्ट में देख लीजिएगा किस दिन है इस पर न्यूज़, उसे आप लोग देखिएगा। साथ ही साथ जब इसका फाइनल डिसीजन आएगा तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, रूस ने पकड़ा भारत के हमले की तैयारी में जुटा आईएस आतंकी। तो यह बहुत ही चिंता का विषय है, उभार रहा है हमारी एजेंसियों के लिए। एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। भारत में भी इस प्रकार के आतंकी हमले बार बार आत्मघाती हमले उभर कर सामने आ रहे हैं। कल ही केरल के एक युवक ने सुरक्षा एजेंसियों ने उसके संदर्भ में जांच शुरू की है। तो यह मामला बहुत गंभीर रूप से उभर कर सामने आया, तो इसके लिए एजेंसियां कार्य कर रही है। इससे पहले जो भी चीज़ें हैं इसको मैं एक बार विस्तृत इस पर नोट्स आप लोगों को की नोट्स टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। यह बहुत ही लंबा विस्तृत लेख है, इसको इस टेलीग्राम दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के सीरीज़ में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पर सारे जो डायग्राम है, जैसे आतंकी समूह कौन, क्या उसकी रणनीति रहती है, आतंकी समूह क्यों गठन होता है, कौन कौन से देश आतंकी समूह को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देते हैं, साथ ही साथ भारत की नीति क्या है, और आतंकी समूह के हालिया घटना जितने भी हुए भारत पर सभी पर हम लोग घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, और इसके अंतिम रूप से क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं एक आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। साथ साथ देखिए, कल जो पहले का न्यूज़ था, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर जो समिति बनाई गई थी उसे रद्द कर दिया गया है, और उम्मीद जगह है कि अब है जो फीफा है वह अंडर 19 विश्व कप का आयोजन का जो गुजारिश भारत का वो दे सकता है, और यहाँ पर हो सकता है, पर ये अभी अंडर प्रोसेसिंग है, फीफा में गया हुआ है। तो देखिए, इससे रिलेटेड जो न्यूज़ था, पहले न्यूज़ आप लोग कवर किया, उसमें विस्तृत चर्चा की गई है। तो इस पर आप लोग जाके लिस्ट में आप लोग देखिएगा, इसे कवर कर लीजिएगा। बस अपडेट ये है, जो समिति था उसे वापस ले लिया गया है, और उम्मीद है कि अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जो होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप, वो हो सके भारत में। पर निर्णय है फीफा के हाथ में, किस प्रकार के जो होंगे तो उससे क्या होगा।
चलिए, यह आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यह आप लोग के लिए पाक में हिंदू युवक पर इस निंदा का आरोप भीड़ के जान से मारने में आमादा था। तो इस निंदा का कानून हेट स्पीच जो है कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी है, वो आप लोग के लिए मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके सब पार्ट जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को यह न्यूज़ ज़रूर कवर करना चाहिए। तो ये देखिए, बस केस स्टडी के तौर पर आप लोग इसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे शामिल कर सकते। भारत के अतिरिक्त जो हमारे पड़ोसी देश है जहाँ पर इस निंदा कानून लागू है, तो वहाँ पर देखिए इस निंदा से संबंधित घटनाएं घटती है, तो उसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर शामिल कर सकते हैं। पर भारत में इस निंदा से संबंधित आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके की नोट्स को हम लोग देखते हैं। तो भारत में हेट स्पीच और इस निंदा है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत जो है, भारत का जो विधि आयोग, उसकी रिपोर्ट थी 267वीं रिपोर्ट, उसमें हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीय, लिंग, यौन और धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा जाता है। हेट स्पीच के संदर्भ में बात की जा रही है। तो विधि आयोग जो लॉ कमीशन है, उसकी रिपोर्ट 267वीं रिपोर्ट में यह बात की गई है। हेट स्पीच का कोई लिखित या मौखिक शब्द संकेत किसी व्यक्ति की सुनने या देखने से भय या डराना या हिंसा के लिए उकसाने का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अर्थात किसी प्रकार से मौखिक रूप से आप किसी के विरुद्ध बात बोलते हैं, संकेतिक बोलते हैं, या किसी व्यक्ति को सुनने से या देखने से भय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ये सभी श्रेणियां हेट स्पीच के संदर्भ में आती है। हेट स्पीच से संबंधित कानून क्या है? देखिए, हेट स्पीच हमेशा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी जुड़ा रहता है। तो हेट स्पीच के संदर्भ में आपको आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार में, उस पर एक वीडियो बना होगा प्लेलिस्ट में, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। और साथ से आज इस निंदा से संदर्भित जो बातें हम लोग करेंगे। तो हेट स्पीच से संबंधित कानून प्रावधान क्या है? तो भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा है 153A और 153B, याद रखिएगा, यह दो समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय अपराध देता है। इसके तहत हेट स्पीच के तहत ही आता है, जिसके खिलाफ हम लोग बुरी तरीके से किसी बातों को रखते हैं या उसके प्रति घृणा का भाव रखते हैं किसी प्रकार का, जैसे जाति, धर्म संकेत या किसी रूप से हम लोग इसकी भर्त्सना करते, तो उसके लिए दंड आईपीसी की धारा 153A और 153B कार्यालय में लिया जाता है। आईपीसी की धारा 295A उसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धारा जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने कृत्यों को दंडित किया। जितने भी देखते हैं इस प्रकार के आसपास के जो मामले आप लोग को देखने को मिले होंगे, जहाँ पर दुर्भावनापूर्ण इरादों से किसी पर जानबूझकर अपशब्द का प्रयोग किया जाता है या उसके प्रति हेट स्पीच की भावना रखी जाती है, तो धारा आईपीसी की धारा है 295A के तहत उसे दंडित किया जाता है। साथ ही साथ आईपीसी की धारा 505A और 505(2), याद रखिएगा, 505 और 1 और 5052, ये सभी धाराएं ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार का अपराध बनाती है जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष अवधारणा उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखिएगा, 3 धारा यहाँ पर है। यहाँ समूह की बात की जाती है एक धारा में, दूसरे में व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, तीसरे में सामग्री अर्थात प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया या किसी भी रूप से, तो उसके लिए भी यह प्रावधान करता है। तो ध्यान रखिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत जो हेट स्पीच की धारा है, हेट संबंधित जो प्रावधान है, उस पर मैंने पहले भी चर्चा किया। क्या जनप्रतिनिधियों को जो हेट स्पीच की जो छूट दी गई आर्टिकल 123 और 125 के संदर्भ में, तो क्या वो मौलिक अधिकारों से भी ऊपर है? तो ये आप लोग पर विशेष एक वीडियो बना हुआ होगा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में, आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इस मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 की धारा जो 8 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो धारा 8 है वो क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग, अर्थात सार्वजनिक जीवन में अगर आप उस प्रकार के कोई इस एक्ट के तहत, हेट स्पीच के एक्ट के तहत कोई सजाता है, तो भी अब दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकता है। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 123
3A और 125 चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति, भाषा आदि पर दुश्मनी को बढ़ावा देने से रोकती है और इसे क्या करती है, भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत शामिल करती है। तो धारा आप लोग 2 याद रखिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 8 और धारा 123 3A और 125। तो 3 धाराएं आप लोगों को इस हेट स्पीच से संबंधित आप लोगों को उपयोगी होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार समाज में हेट स्पीच को बढ़ावा देने के लिए, असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मामले जो दर्ज मामलों में वृद्धि हुई है, लगातार लोगों में इस प्रकार के भावनाओं में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है कि किसी खास समुदाय, लिंग, धर्म, जाति आधार पर दुर्भावना या दुष्प्रचार किया जाता है। तो यह मामले वर्ष 2014 में था, केवल 323 मामले देखने को मिले थे, 14 की बात हो रही है, जबकि वर्ष 2020 में यह बढ़कर 1804 हो गया और वर्ष 2021 के अंत तक अर्थात दिसंबर का आंकड़ा, जनवरी 2022 तक के आंकड़ा अगर मान के चला जाए तो यह लगभग 1900 से अधिक करीब पहुंच गया है। तो देखिए लगातार इसमें वृद्धि हो रही। हेट स्पीच हम लोग भी देखने को एक सार्वजनिक जीवन में देखने को मिलता है कि किसी समूह में अगर हम लोग बैठते हैं तो बात करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह से किसी के विरुद्ध हेट स्पीच की भावना निकल जाती है। तो यह भी एक ऐसे जो मामले हैं देखने को मिलता है काया, जिसका कोई आधारिक आंकड़ा नहीं है। यह वही आंकड़ा है जो दर्ज किया गया है। तो इस जो गंभीर मामले हेट स्पीच के होते हैं वो दर्ज मामले हैं। तो अनगिनत ऐसे मामले हैं जो हम लोग आसपास के समाज में, आसपास के माहौल में देखने को मिलता है। अब इस निंदा भी समझने की ज़रूरत है, क्या दोनों हेट स्पीच और इस निंदा दोनों सेम चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ है। तो देखिए क्या है यहाँ पर इस निंदा के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता जो IPC है की धारा 295A के अनुसार किसी भाषण, लेखन या संकेत को दंडित करती है जो पूर्व नियोजित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों को अपमान करती है, या 2 या फिर अधिकतम 3 साल या वो आर्थिक दंड का प्रावधान भी करती है यह धारा। तो ध्यान रखिएगा, इस निंदा में केवल धार्मिक भावनाओं के संदर्भ में वर्गीकृत किया गया, धार्मिक भावनाओं के संदर्भ में से परिभाषित किया गया है, जबकि हेट स्पीच व्यापक है। इस निंदा से भी व्यापक कॉन्सेप्ट है हेट स्पीच, उसमें सभी चीज़ आते हैं, धर्म, जाति, लिंग, भेद सभी आ जाता है, भाषा, क्षेत्र सभी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे मेंस में यहाँ पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इस निंदा और हेट स्पीच में व्यापक रूप से आप किसे मानते हैं, तो आपको यहाँ स्पष्टीकरण देना होगा तथ्यों के आधार पर, IPC की धारा के आधार पर, या तो आप जनप्रतिनिधि अधिनियम दे सकते हैं, उसका आधार दे सकते हैं, या आप इसे समझा सकते हैं कि इस निंदा केवल धर्म और धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है, जबकि हेट स्पीच सामूहिक रूप से जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र, भाषा आधार पर भी परिभाषित करता है, उसके क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो देखिए इस प्रकार के आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि केवल इस निंदा और हेट स्पीच के जब चर्चा हो तो दोनों को साथ में लेकर चीज़ों को लेकर चलना होगा। तो इस निंदा के संदर्भ में अधिकतम 3 साल का सज़ा है, 2 या फिर 3 साल का दिया जाता है और आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाता है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या इस निंदा के संदर्भ में किया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण वाद है, उसे आप लोग याद रखिएगा। रामजी लाल मोदी वाद 1957 में एक वाद आया था, रामजी लाल मोदी वाद 1957। इस वाद में क्या बोला गया, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश बेंच अर्थात संवैधानिक बेंच इसे कहा जाता भी है, जो 5 या 5 से अधिक बेंच को बैठता है तो उसे संवैधानिक बेंच भी कहते हैं हम लोग, कि धारा 295A की वैधता की पुष्टि की, जो वैधता इसका दिया गया इसकी पुष्टि की गई, जो IPC की धारा 295 है इसकी वैधता की पुष्टि की गई। तो प्रश्न यहाँ से पूछा गया है तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय का तर्क दिया इस आधार पर कि अनुच्छेद जो 19(2) है सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता युक्त निर्बंधन की अनुमति देता है। मैंने आप लोग लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है असीमित नहीं है, वह युक्ति प्रबंधनों से युक्त है। तो आप लोग लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। तो इस आधार पर भी इसे इस निंदा के संदर्भ में युक्ति प्रतिबंध का
व्यवस्था करता है सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही धारा 295 है ए के तहत सजा इस निंदा के गंभीर रूप से संबंधित है जो किसी भी वर्ग के धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने और दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से की जाती है। तो यह भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये गंभीर रूप से गंभीर मामला है, तो इसे संदिग्धता से लेनी चाहिए और जो व्यवस्थाएं है उसे सही तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है ताकि समाज में किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों को बल न मिले। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दूसरा वाद, याद रखिएगा, अधीक्षक केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया वाद 1960। याद रखिएगा 1960 का यह मामला। इस वाद में कहा गया था कि दिए गए भाषण और के परिणाम स्वरूप होने वाले किसी भी सार्वजनिक जो अव्यवस्था के बीच की कड़ी को आईपीसी की धारा 295 ए के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि आप किसी भी व्यक्तिगत या सार्वजनिक तौर पर किसी के सार्वजनिक जो अव्यवस्था को भ्रमित करते हैं, खंडित करते हैं, तो धारा 295 ए के तहत वो जुड़ा जाएगा और इससे आपको इस निंदा के संदर्भ में भी आपको सजा दी जा सकती है, उससे संबंधित जो कार्रवाई होगी वो की जा सकती है। तो आप समझिए इस दोनों वाद में यह स्पष्ट हुआ एक प्रकार से तो यह इस निंदा को एक गंभीर आरोप माना गया, गंभीर मामला माना गया, और दूसरा में आप किसी भी रूप से व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से सामाजिक स्तर पर आप इस निंदा के संदर्भ में कोई भी अव्यवस्था फैलाते हैं तो आप उसके भागी होंगे, आप दंड के भागी होंगे। नेक्स्ट है पुनः 2011 के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना केवल भाषण जो आसन गैर कानूनी कार्रवाई के लिए उकसाने के बराबर है को दंडित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल आप अनजाने में किसी प्रकार से काम करते हैं तो उसके लिए भी आपको कार्रवाई हो सकती है कि इस प्रकार के अचानक आप लोग क्या करते हैं, इस निंदा के संदर्भ में जो परिभाषित शब्द है उसका उपयोग करते हैं, तो इसके भी लिए अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके संदर्भ में 19(2) जो है उसके संदर्भ में युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस निंदा मुख्यतः क्या है, धार्मिक के रूप से जो दुर्व्यवहार है या किसी रूप से संकुचित सोच है उसको बढ़ावा देता, तो उसे इस निंदा के संदर्भ में देखा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक में हेट स्पीच और इस निंदा को ज़रूर कवर कीजिएगा ताकि आपको जो आंसर जो होना चाहिए मेंस में और इंटरव्यू पैनल में कि आपको किस रूप से इसके बीच अंतर स्पष्ट करेंगे, तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तब तक जरूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सके और बेहतर तरीके से हम लोग आप लोग के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सके। देखिए इससे पहले ईडी ने अपने समक्ष जो समीक्षा की मांग पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो यह इससे रिलेटेड एक न्यूज़ पहले भी कवर किया गया है ईडी के संदर्भ में। जब पहली बार यह मामला आया था तो लिस्ट में आप लोग जरूर जाके टॉपिक देखिएगा, उस वीडियो को देख लीजिए, उस पर विस्तृत चर्चा किया है ईडी की शक्ति क्या है, ईडी इस मामले में कैसे जांच करती है, ईडी की असीमित शक्तियाँ क्या है, सभी पर चर्चा की जा चुकी है। इस मामले में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बस उसे की अपडेट कर लीजिए। जो नोट्स आप लोग बनाते हैं उसमें बस इसे ऐड कर लीजिएगा। मैं बार बार आप लोग को ये बात बोलता हूँ कि जो भी अपडेट होगा उसमें पुराने न्यूज़ के जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं उसमें केवल नए नए न्यूज़ को कवर करते हुए मैं ये नोटिफाई भी बता देता हूँ कि कौन सा न्यूज़ कब आया था। तो आप लोग लिस्ट इसलिए दिया जाता है, तो आप उस लिस्ट को ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा ताकि चीज़ें आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम अर्थात जो PMLA एक्ट है जो इसके संबंध में दिए गए अपने निर्णय समीक्षा के मांग के याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। जो पूर्व में कोई निर्णय आया था उससे संबंधित बात की गई है, जिसमें इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी, तलाशी, मनी लॉन्ड्रिंग के बनाई गई संपत्ति जब्त करने, कुर्की करने के लिए ईडी के अधिकारों को कायम रखा गया था। इस फैसले में जो पूर्ववर्ती फैसला था कि यह ईडी की विशेष शक्तियां हैं और इसे मिली रहनी चाहिए, इसे जारी रखी जानी चाहिए, तो इस पर पुनः विचार की बात की गई है। देखिए यहाँ पर मामला मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में यह बात की जाती है कि यह ऐसा अपराध होता है जो केवल बेईमान कारोबारियों द्वारा ही नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों द्वारा भी किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। और जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर मामले देखने को मिलते हैं वहाँ पर संस्थाओं को विशेष शक्तियाँ दी जाती है, जैसे CBI को भी मिला हुआ है।
आप ईडी को ले लीजिए या एनआई को ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो संगठन है उसे विशेष सुविधा दी जाती है, विशेष अधिकार दिए जाते हैं कि इस प्रकार के मामले को अपने जो फर्स्ट स्ट्रीम जो कॉन्सेप्ट है उसमें रह के काम कर सके और एक उसे खुली आज़ादी दी जा सके ताकि मामलों की जांच तीव्र गति से कर सके। देखिए, इस मामले में जो एमएन खानविलकर जो की अध्यक्षता में एक पीठ का गठन किया गया था, उनके द्वारा यह माना गया था कि पीएल जो एमएन कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है के तहत काम करने वाले अधिकारों को पुलिस अधिकार की तरह नहीं होते। जो समान हमारी पुलिस है, राज्य पुलिस, उसको जो शक्तियाँ मिली है वह इस एक्ट के तहत उसे नहीं मिली। वो स्पेशल प्रावधान करता है जिसमें यह क्या करता है कि कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी समान अपराध के दर्ज प्राथमिकी की तरह नहीं जोड़ा जा सका कि एक व्यक्ति कोई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो पकड़ा गया है तो उसे एक समान जो अपराधी है उसके एवज में रख के उस पर जो भी न्यायिक प्रक्रिया वो किया जाए। तो यह बहुत ही अलग रेयर केस होता है, उसे स्पेशल तरीके से सुलझाने की ज़रूरत है। इसीलिए ईडी के लिए मामले में ज़रूरी नहीं कि हर मामले की गिरफ्तारी के समय आरोपित की अपनी प्राथमिकता की प्रति उपलब्ध कराए। जो प्राथमिकता दर्ज की जाती है, जो उसे एफआईआर कहा जाता है, उसकी प्रति दर्ज की जाती है। देखिए, समान मामले में एफआईआर की कॉपी सभी आरोपियों को देना अनिवार्य होता है, पर इस मामले में ईडी के मामले में यह छूट दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यह केवल ठोस वजह बताकर ही आरोपित को गिरफ्तार कर सकता था। मनी लॉन्ड्रिंग का शक अगर रहेगा ईडी को किसी व्यक्ति विशेष पर तो उसे केवल शक के आधार पर भी आरोपित को गिरफ्तार कर सकता, उससे पूछताछ करता। इसी की जांच की पुनर्विचार की बात की गई है जिससे राजी हो गया। इसके सभी पहलुओं पर पक्षों पर अब चर्चा होगी। जब अंतिम रूप से आएगा चर्चा विशेष तो उस पर हम लोग बात करेंगे उस दिन। इससे पहले ईडी क्या है, ईडी की शक्तियाँ क्या, ईडी किस रूप से कार्य करती, सभी चर्चा पहले के वीडियो में किया जा चुका है। तो लिस्ट में आप लोग ईडी का देख लीजिएगा कब किस डेट को चर्चा किया गया है और आप उस न्यूज़ को जरूर कवर कीजिएगा। देखिए, एक न्यूज़ और आप लोगों के लिए कवर है जो पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है नक्सलवाद। यह जब तक समाप्त नहीं हो जाता भारत में तब तक यह चर्चा में रहेगा और आपको मेंस और इंटरव्यू में बार बार यह प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें कितनी बार नक्सल से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। अब मेंस में तो यहाँ से, इंटरव्यू में तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ आप इस क्षेत्र से प्रभावित है तो विकास और नक्सलवाद के संदर्भ में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। साथ ही साथ आप घटनाएं ऐसी उस समय घटित हो जाएगी। मान लीजिए आपका इंटरव्यू आज है, आज जैसी कोई नक्सलवादी घटना हो जाती है तो उस सारे आयाम को उस दिन आपको प्रश्न पैनल में पूछा जा सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे विस्तृत रूप से करने की ज़रूरत है। उससे पहले कुछ की नोट्स है उसे हम लोग देख लेते हैं। कुछ आंकड़ा दिया गया है जो हमारे गृह मंत्री उनके द्वारा कल एक बैठक थी, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है उसकी बैठक 23वीं बैठक थी। और क्षेत्रीय परिषद के बारे में आप लोगों को पहले से ही वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से आप कवर कर सकते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के संदर्भ में। चलिए, ये आंकड़ा दिया गया है कि 2009 था, वर्ष 2009 में वामपंथी जो उग्रवादी हिंसा चरम पर थी, तब उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2258 थी। 2258 याद रखिएगा। वर्तमान में 2021 की घटकर यह 509 हो गई। तो बहुत इजाफा हुआ है, सुधार हुआ है इसमें। जो उग्रवादी जो हिंसक घटना है उसमें बहुत कमी लाई गई है। सरकार बहुत ही सशक्त रूप से काम कर रही है। तो यह भी देखने को मिल रहा है कि इस पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। और यह जो आंकड़ा है बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी हो जाएगा। क्योंकि जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके सभी आयामों पर हम लोग देखेंगे। पहले तो नक्सलवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, नक्सलिज्म की। जब भारत के नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुआ था, इसलिए इसे उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद के नाम से जानते। तो तीन चीज़ें यहाँ से पीटी में कितनी बार यहाँ से पूछा गया, वर्ष 1967, दार्जिलिंग जिले का नक्सलवाड़ी। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। किसी भी विचारधारा का जन्म तभी होता है जब कोई खास वर्ग के विरुद्ध शोषित भावना से ग्रसित हो जाता है। किसी एक वर्ग को ए वर्ग को लगता है बी वर्ग मेरे द्वारा शोषण किया जा रहा है या किसी रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ए वर्ग उसके विरुद्ध अपने
वैचारिक और जो भी उसे लगता है, जैसे विरोध प्रदर्शन करता है और विरोध वह विकराल रूप धारण करता है, तो वो एक वाद के रूप में डेवलप हो जाता है, इनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है और वो पूरे सिस्टम के साथ लड़ने लगता है। तो शुरुआत यहाँ इसी रूप से हुआ था कि लगा किसी खास व्यक्ति को कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो हमारा शोषण कर रहा है, किसानों का शोषण कर रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है और वो आवाज़ धीरे धीरे जाकर एक लिज्म यथार्थवाद के रूप में जन्म ले लेता है और एक विस्तृत रूप से रेड कॉर्पोरेट स्टेट जो है नक्सलवाद से प्रभावित, उसमें डेवलप हो जाता है। वर्तमान रूप क्या है आप सभी लोग जानते हैं। तो यह जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न के अंकुश लगाने की सत्ता के खिलाफ चारू मजुमदार, कानू सन्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किया गया। 3 व्यक्तियों का नाम पीटी में भी प्रश्न कई बार पूछा गया और मेंस और इंटरव्यू में आप लोग से ये बार बार पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से, किस व्यक्तियों द्वारा हुआ है। जैसे हम लोग किसी आंदोलन की बात करते हैं, ये जो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित आंदोलन जो है नक्सलवाद, उसमें भी इन व्यक्तियों को एक आंदोलनकर्ता, एक महान नेता के रूप में जाना जाता है। पर एक सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इन्हें एक समाज के जो सामान्य मान्यताएं उसके विरुद्ध मानते हैं। तो इसके लिए देखिए सशस्त्र आंदोलन के रूप में नक्सलवाद को जन्म देते हैं। इन 3 व्यक्तियों के द्वारा विरोध किया जाता है। जमींदार के खिलाफ यह विरोध था और बात 1967 के आसपास की है। तो उस समय जमींदारी प्रथा भारत में कहीं न जमींदारी प्रथा लागू कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था, पर भावनाएं थीं उस समय, शोषण किया जाता था। बड़े बड़े और ख़ासकर बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े जमींदार जो थे, जो उस संदर्भ में ये घटनाएं देखने को मिली थी। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के नीतियों के अनुगामी थी, अर्थात उनको मानता था यह जो आंदोलन था कि हम सत्ता का विरोध हथियारबंद सशस्त्र आंदोलन से कर सकते हैं, जिसे हम माओवाद भी के नाम से भी जानते हैं। कि आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। और वर्तमान तक भी यह माना जाता है कि अगर कोई दुर्दशा का कारण है, जैसे मजदूरों, किसानों या किसी प्रकार का दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है, जमींदार, जो सरकारी नीतियां वही जिम्मेदार होती है, वही जवाबदेही होती है। तो सरकारी नीतियों के खिलाफ यह विरोध था, प्रदर्शन था। आंकड़े क्या कहते हैं, आप लोग आंकड़ों पर जरूर जाइएगा। एक आंकड़ा तो कल जो हमारे गृह मंत्री उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना। जैसे भारत में जिन 8 राज्यों में अभी वर्तमान रूप से बचा हुआ है, 60 जिलों में यह समस्या बनी हुई। पहले 150 जिला से अधिक था, जो कम होकर 60 हो गया है। तो भारत सरकार, वर्तमान जो सरकार, उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ यह उड़ीसा के 5 जिले, झारखंड के 14 जिले, बिहार के 5 जिले, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 10 जिले और मध्य प्रदेश के 8 जिले और महाराष्ट्र के 2 जिले और बंगाल के 8 जिले। तो खास याद रखिएगा आप लोग, इन जिलों को, 8 राज्यों को रेड कॉर्पोरेट भी कहा जाता है। रेड कारपेट भी कहा जाता है क्योंकि यह लाल सलाम इनको यह बोलते हैं खुद के उद्घोष में। तो इनका चिन्ह भी लाल झंडा है, तो इसलिए इन राज्यों में जो ये समस्या है उसे रेड कारपेट समस्या भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 के बाद नक्सलियों को 90% हमले में 4 राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में हुए। 2015 जितने भी मामले हुए, इन 8 राज्यों में से सबसे अधिक 90% हमले केवल इन्हीं राज्यों में हुए हैं। तो यह भी याद रखिएगा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल है। माओवादी के जो थिंक टैंक, जो प्रथम पंक्ति के नेता है, या तो मारे गए हैं या इस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आप लोगों को आंकड़े प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे इस प्रकार के जो लोग विचारधारा से संबंधित लोग हैं, वो अब राजनीतिक जीवन में भी प्रवेश किए हैं। बहुत पहले राजनीतिक संगठनों जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया और राजनीतिक रूप से भी मांग रख रहे हैं। और यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो हिंसक घटनाओं को छोड़कर, हिंसक मान्यताओं को छोड़कर एक हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आके अपने आवाज़ को बुलंद करें और जो भी मांग, जायज़ मांग है, उसको सरकार के समक्ष रखें और एक टेबल पर आकर सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कहाँ आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के मामले में।
जब आर्टिकल 370 जब तक था तो बहुत से विवाद देखने को उभर कर सामने आता था। बहुत ऐसी घटनाएं थी जो सामाजिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध रहता था। पर 370 हटते ही देखिए आज विकास के मानक कैसे विकसित किए गए हैं, और किसी भी व्यक्ति विशेष की दुर्भावनाओं को समाप्त करने का एकमात्र साधन हो सकता है वो है क्या, विकास के मानक। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी समूह या किसी भी संगठन या किसी भी राज्य, स्टेट, देश के जो प्रतिरोध की भावना होती है किसी संस्थाओं अर्थात प्रशासनिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के विरुद्ध, तो वहाँ विकास के मानक को तय कीजिए कि उन व्यक्तियों की ज़रूरत क्या है उसे पूर्ति कीजिए, उसके ज़रूरत नीड्स को पूरा कीजिए, और वहाँ पर अवसंरचना निर्माण इतना कीजिए कि उसे लगे कि हमारा विकास हो रहा, हम एक समान रूप से जीवन जीने के लिए अभिप्रेरित हो। तो जब आप ये करने लगते हैं तो वहाँ के जो विचारधाराएँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, तो जाके ये आप एक समान व्यवहार लोग करते हैं और जो लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने में सहयोग करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के ये मामले में देखने को मिलता है। कभी लाल चौक पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के लिए नरसंहार हो चुका था, अभी वर्तमान में जो हर घर तिरंगा फहराया गया उसके वीडियो क्लिप आप देखिएगा, लोग कितने लोग सपोर्ट में आए। तो इसलिए कारण के मूल को समझने की ज़रूरत है और समस्या का हल ढूंढने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ कारण क्या है नक्सलवाद की उत्पत्ति कारण, तो वो तो मैंने पहले ही बताया। साथ ही मुख्य कानून व्यवस्था की समस्या भी केंद्र सरकार मानती है, माओवादी हिंसा का। हालांकि इसके मूल कारण में सामाजिक और आर्थिक कारण भी रहे हैं। साथ ही नक्सलवादियों का या नक्सलवादियों का, माओवादियों का यह मानना है कि उनके आदिवासी और गरीबों के लिए लड़ रहा है, उसकी सरकार के दशकों से अनदेखी किया जा रहा है। इसके कारण हम लोग हथियारबंद रूप से एक विरोध कर रहे हैं और हम अपने अधिकारों को रखेंगे। एक अलग देश, अलग स्टेट बनाकर हम अपने सारे अधिकारों की मांग की पूर्ति करेंगे। पर यह एक दिग्भ्रमित भ्रम है, ऐसा नहीं कुछ होता है। कहीं भी विश्व का इतिहास उलट के देख लीजिए, आप पलट के इतिहास को पढ़ लीजिए। इस प्रकार की भावनाओं से जो प्रेरित होता है उस कुछ क्षणिक रूप से उसका स्वाद जरूर लेगा, पर उसका अंतोगत्वा दो ही आधार है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में मान्यताओं को स्थापित कर सकता है, इसी के आधार पर सारे मूल मकसद को पूरा किया जा सकता है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों का विरोध में आ रहे हैं। याद रखिएगा, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कुछ विशेष रणनीति चलाई गई थी। उसके लिए जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, LWE इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या लगभग 5वें भाग तक कम करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5 योजनाएं चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, 5 योजनाएं, जिसमें से एक विशेष केंद्रीय सहायता स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट जो प्रोग्राम है उसके तहत सार्वजनिक संरचना और सेवाओं के बीच मौजूद खाई को खत्म करना। मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को, किसी भी क्षेत्र में विकास करना है, किसी क्षेत्र की भावनाओं, जिस प्रकार की भावनाएं उठी उसके सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वहाँ पर ऐसी संरचनाओं और सेवाओं को डेवलप कर दीजिए, विकास के मानक को तय कर दीजिए कि पब्लिक या जनता जो है, जो अपने आप को शोषित समझ रहे, उनका ब्रेन वॉश हो और वे एक समान मुख्य धारा में आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत यह दिया गया। दूसरा, सड़क संपर्क परियोजना। देखिए वहाँ इन क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 5412 किलोमीटर सड़क निर्माण अर्थात अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। तो यह भी एक विकास के मानक को तय करता है। जहाँ पर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ पर बहुत से विकास के तरह तरीके के मार्ग खुलते हैं, लोग आवागमन बढ़ता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कौशल विकास परियोजना 18-19 के तहत लगभग 47 ITI और 16 कौशल विकास केंद्रों का निर्माण इन प्रभावित क्षेत्रों में किया गया है। तो यह भी एक बहुत ही जब रोजगार के साधन विकसित होंगे, लोग कौशल होंगे, तो रोजगार ढूंढने के लिए अलग अलग स्टेटों में उनका आवागमन होगा और एक समान लोगों से, विचारधारा से लोगों से मिलेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है इसे समाप्त करने के लिए। शिक्षा संबंधी पहल अर्थात एजुकेशन इनिशिएटिव लिया गया है। नई केंद्रीय विद्यालय खोला गया, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय भी निर्माण मंजूरी दी गई। एकलव्य मॉडल स्कूल भी तहत अधिक स्कूल खोलने की योजना बनाई गई शिक्षा पहल के तहत। तो यह भी शिक्षा एक ऐसा साधक होता है जिससे
कितने भी आप विचारधारा से ग्रसित क्यों, किसी भी कट्टर विचारधारा से ग्रसित क्यों नहीं है, एक समय अंतराल के बाद एक आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए सपोर्टर के रूप में उभरते हैं। तो शिक्षा भी आपको उन दुष्कृतियों से बचाता है। तो इसके लिए इन विद्यालयों की स्थापना की जा रही है जो स्टैंडर्ड स्कूल मानक के रूप में तय किए जाते हैं। तो यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक की नोट्स है। साथ ही वित्तीय समावेशन, यह सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। वित्त का प्रबंधन, वित्त का समायोजन करना किसी भी प्रभावित क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार जब वित्त प्रोवाइड कराती है तो उसके बीच के जो की लेवल पोस्ट होता है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है वित्तीय समावेशन के तहत। और भारत सरकार धन जन योजना के तहत या विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय समावेशन बढ़ावा देने के लिए बहुत ही बेहतर कार्य कर रही। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है इन प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रणनीति के तहत। तो याद रखिएगा, नोट यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिलों को उपलब्ध कराई जाने में वित्तीय सहायता के लिए आर्थिक विशेषीकृत बनाने के साथ साथ सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि जो वहाँ के शोषित वर्ग है वो जान सके कि सरकार आपके लिए वित्त का प्रबंधन किस रूप से किस हद तक जाके काम कर रही है। तो जब सोशल ऑडिट में लोग आते हैं तो लोग अपने अधिकारों के संदर्भ में भी जागरूक होते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इन क्षेत्रों में। इसी के लगातार आप देखे होंगे कि जहां 2500 के मामले थे वहां मात्र 500 के मामले आए हैं। तो यह भी घटनाओं में कमी लाने का मुख्य कारण ये 5 रणनीति रहा है। तो यह एक महत्वपूर्ण है। देखिए, नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान पहल किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था। तो नक्सल समस्या से निपटने केंद्र सरकार 8 सूत्रीय समाधान नामक कार्य योजना की शुरुआत की थी। यह अंग्रेजी के जो कुछ शब्द के प्रथम अक्षर अर्थात एक्रोनोमी को शामिल किया जाता है, जिसमें 8 बिंदु है, जैसे स्मार्ट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, आक्रामक नीति। अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर नक्सलवाद के हमले देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आक्रामक रणनीति भी अपनाने की जरूरत है। फिर प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कारगर खुफिया तंत्र विकसित करना है। साथ ही साथ डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरियाज को डेवलप करना, यथार्थ कार्य योजना के मानक को तय करना। साथ ही साथ एच फॉर कारगर प्रौद्योगिकी, हरासनिंग टेक्नोलॉजी, एस फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना। और एन का मतलब एन, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, नक्सलियों को वित्त पोषण को विफल करने की रणनीति। यह भी जो भी वित्त पोषण नक्सलियों को किया जाता है विभिन्न संगठनों विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, तो उसके ट्रैक करना, उसे ट्रैकिंग करते हुए उस विफल रणनीति उसको विफल बनाते हुए, अगर वित्त ही नहीं होगा तो नक्सल जैसे जो विचारधारा वो पनपेगा नहीं, उसके लिए हथियार नहीं मिलेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आप लोग को ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इस न्यूज़ को ज़रूर कवर कीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही उपयोगी साबित हो। इसके लिए नेक्स्ट है, चलिए पीटी ओरिएंट अब न्यूज़ देखने को मिल जाएगा, बहुत से न्यूज़ है। देखिए 2 सितंबर को नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो विक्रांत है वो शामिल होगा। भारत का यह पहला, भारत उन राष्ट्रों में शामिल है जिसके पास यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसमें आपको अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली शामिल है। हम उन श्रेणियों में अब शामिल हो गए। तो आप पीटी फैक्ट आप लोग से यहाँ से पूछा जा सकता है, इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया, बनाया गया। यह 20,000 करोड़ का यह अधिक लागत से बनाई गई। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी परियोजना हो सकती है यह। अब भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह है सुरक्षा की दृष्टि से। इस पर 30 विमान और हेलीकॉप्टर से भर सकते हैं, इसे एक साथ इस पर कैरी ऑफ कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। पीटी ओरिएंट आप लोगों को प्रश्न यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जयशंकर जी ने पैराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और यह कहाँ किया, यह सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कासा डी ला इंडिपेंसिया जो है का दौरा करते हुए वहाँ पर किया गया है। तो यह पीटी में आप लोग से प्रश्न, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों पर अगर कोई स्मारक का उद्घाटन होता है, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी संबंधित व्यक्ति हो, हमारा जो प्रतिनिधि है हमारे देश का, वो जाके करता है, तो आप लोग को पीटी वहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो आप इसे ज़रूर कवर कीजिएगा।
ताकि आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम में छूटे नहीं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो तब तक फ्री हो गए हैं आप लोग, अभी कोई नहीं है, तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी महत्वपूर्ण सुझाव है ज़रूर दे सकते हैं, ताकि आप लोग जो हमारा टारगेट 1000 का है वो जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। देखिए, बिहार में इतिहास एक बनने जा रहा है, हो सकता है या नहीं होगा, ये तो 24 तारीख को पता चलेगा। कल जो वर्तमान में जो हालिया घटनाक्रम राजनीतिक उठापटक बिहार में हुई, उसमें जो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है सत्ता पक्ष के, उसमें विजय सिन्हा जी वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव एक विकल्प होता है कि जो वर्तमान जो सत्ता पार्टी होगी वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और उसे उन्हें उस पद से हटाएगी। तो यह मामला 24 अगस्त को स्पष्ट होगा। क्या जो विजय सिन्हा जी थे, पूर्व के जो हैं विधानसभा पूर्व के जो पार्टी के अध्यक्ष के सीट से लड़के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, वो त्यागपत्र देते हैं, स्वयं से त्यागपत्र देते हैं, या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनको हटाया। अगर अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जाता तो बिहार में एक ऐतिहासिक घटना हो जाएगी कि इस प्रकार के पहले 2 मामले आए थे जहां पर इस प्रकार के हालात जन्म हुए थे। पहली बार 7 अप्रैल 1960 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष जो विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे उस समय, और विधानसभा अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह के आसन पर जाकर अविश्वास प्रस्ताव संकल्प पढ़ा था। लंबी बहस हुई किंतु प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था। दूसरी बार मई 1970 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और विधानसभा अध्यक्ष उस समय कौन थे? राम नारायण मंडल, और मुख्यमंत्री थे दुर्गा प्रसाद राय। तो 2 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में आया था, एक कृष्ण सिंह और दूसरे दुर्गा प्रसाद राय। तो आप लोग यहाँ प्रश्न पीटी में तो पूछेगा ही इससे रिलेटेड, पर अगर कल 24 तारीख को यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो यह प्रथम ऐसे व्यक्ति होंगे जो विजय कुमार सिन्हा जो अविश्वास प्रस्ताव से इसे पद से हटाया गया है। तो इस प्रकार के पीटी फैक्ट आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है देखिए, इस पर आप लोग को एमएसपी जो समिति की बैठक है, शामिल नहीं हुआ संयुक्त मोर्चा का जो संगठन है, इस पर आप लोगों को पहले न्यूज़ कवर किया जा चुका है। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी समिति का गठन क्यों किया गया, कब किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी पर आप लोगों को वीडियो अवेलेबल है। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस 1 से लेकर 22 तक जो आप लोगों को अगस्त का लिस्ट दिया गया उसमें शामिल है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इसके आज का जो कल का जो बैठक है उसमें क्या चर्चा हुई वो महत्वपूर्ण है, उस नोट्स के साथ आप लोग इस नोट्स को की पॉइंट के रूप में शामिल कर लीजिएगा। बैठक हुआ जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं, जो कृषि कानून आया था उसमें पूरे देशव्यापी आंदोलन में यह संयुक्त किसान मोर्चा शामिल था। पर जब एमएसपी समिति की बैठक जब की गई उसमें यह इनके कोई प्रतिनिधि ने शामिल नहीं दिया। तो यह बैठक क्या हुआ था, जो पूर्व कृषि सचिव थे संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का बैठक हुआ, जिसमें 0 बजट आधारित खेती को प्रोत्साहित करने, देश की जरूरत में मद्देनजर फसलों के रुझान अर्थात क्रॉप पैटर्न को बदलाव लाने और एमएसपी को और अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने विचार विमर्श किया गया। तो 3 मुख्य एजेंडा था यहाँ पर, उस पर बात की गई। समिति ने इस संदर्भ में 4 उप समूह बनाने का फैसला किया। तो पहला जो उप समूह होगा वो क्या होगा, वह हिमालय और राज्य सरकार के फसलों को रुझान, फसल विविधीकरण और अन्य राज्यों के एमएसपी सुनिश्चित करने के अध्ययन करेगा। तो यहाँ पर 4 उप समिति का गठन हुआ। तो ये पहला क्या करेगा, पहला आपको विविधीकरण, फसल विविधीकरण, एमएसपी का सुनियोजित करने का निर्धारण के लिए अध्ययन करेगा। दूसरा उप समिति माइक्रो एग्रीगेशन को किसानों केंद्रित करने का अध्ययन करेगा। दूसरा आपको हो गया। तीसरा आपको ऑर्गेनिक जो खेती है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, 0 बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए आम सहमति डेवलप करेगा किसानों में। तो यह आपको तीसरा करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो नेतृत्व में चौथा उप समूह देश भर में कृषि विविधीकरण अर्थात जो विविधीकरण विभिन्न पैटर्न अपनाना है, फसलों के रुझान को अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। 4 उप समूह, 4 इनको सब्जेक्ट दे दिया गया है कृषि से संबंधित सुधार करने के लिए। इस पर अपना राय जब भी लाएंगे अंतिम उस पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, समिति में अध्यक्ष समेत 26
सदस्य शामिल थे, जबकि 3 संयुक्त मोर्चा किसान प्रतिनिधि के लिए रिक्त पद रखा गया था। कोई भी इसमें व्यक्ति शामिल नहीं हुआ है। तो प्रश्न यहाँ से पीटी के तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। इस बैठक में किसान नेता ऐसे इतर बात की गई है। किसान नेता चौधरी कृष्णवीर ने कहा है कि किसान जो नेता है, एमएसपी प्रणाली कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी तक यह संवैधानिक दर्जा इसे नहीं दिया गया है, तो CACP का एक संवैधानिक दर्जा होना चाहिए, यह मांग की गई है। और ये देखिए सरकार के विचाराधीन जाएगा, तो क्या इस पर फैसला आता है, वो जब आएगा तो हम लोग चर्चा विशेष करेंगे। इससे पहले रिलेटेड वीडियो को आप लोग लिस्ट में कवर कर ली, लिस्ट से प्लेलिस्ट में ज़रूर आप लोगों को मिलेगा जो, और लिस्ट जो शेयर किया जाता है आप लोग वहाँ से आप भी देख सकते हैं। आप लोग कवर कर लीजिए इस न्यूज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएसपी हमेशा चर्चा में रहता है और कृषि कानून, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, कल देखिए एक केस स्टडी के तौर पर प्रशासनिक अदूरदर्शिता किस रूप से हो सकती है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर पटना के ADM जो थे उनके द्वारा किया गया। कुछ मांगे की गई थी कि शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसमें जो था लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज एक्चुअल इनका अधिकार होता है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी भीड़ को तर-बितर करने के लिए, आक्रोशित भीड़ को, पर वो उसके लिए नियम शर्त है। पर उस नियम शर्त को ताक पर रखते हुए उस व्यक्ति विशेष पर जो वीडियो देखने को मिल रहा है, कल जो डिप्टी CM है उनके द्वारा भी, या बिहार के डिप्टी CM उनके द्वारा भी इस संबंधित मुद्दे पर बात की गई है। तो उसके संदर्भ में प्रशासनिक अदूरदर्शिता कैसे हो सकती है, कोई व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा को कैसे ताक पर रखकर अपने कार्य को संपादित करता है, इसका मुख्य ज्वलंत उदाहरण आप इसे केस स्टडी के तौर पर शामिल करिए। ये एथिक्स पेपर में आपको काम देगा और इंटरव्यू में यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम दे सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। और जो भी विस्तृत है हम लोग आगे कभी बात करेंगे इस पर, जब फैसला आ जाएगा, क्योंकि कमेटी बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह योजना विश्व में पहली तरह इस प्रकार की जो है योजना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 7500 किलोमीटर के समुद्री तट का सफाई जुटेगा 5.5 लाख लोग। यह स्वच्छ जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस है 17 सितंबर को यह किया जाएगा। तो इस प्रकार के पहली ऐसी आयोजन जो इतनी लंबी समुद्री तट रेखा के सफाई किया जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, तीनों स्तर पर, पीटी में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। इस पर विभिन्न डायग्राम हम लोग चर्चा पहले करेंगे। आज के पीटी फैक्ट में इसे हम लोग देखेंगे। जब ये 17 सितंबर आएगा उस दिन इसके सभी आयामों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि बहुत से न्यूज़ तब तक अपडेट हो चुका होगा, तो सभी को हम लोग शामिल कर लेंगे उस दिन। देखिए क्यों किया जा रहा है, तो भारत 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम लोग 76 वर्ष में शामिल हुए हैं, तो 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में हमारा जो 7500 किलोमीटर तट रेखा उस पर हम सफाई अभियान करेंगे, जिसे हम लोग स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के रूप में जानेंगे। तो यह 17 सितंबर को किया जाएगा और 75 से प्रति किलोमीटर तटीय जो क्षेत्र है उसकी सफाई करेंगे। और इसमें कुल लगभग 5,62,500 लोग शामिल होने का उम्मीद है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा, आप लोग याद रखिएगा। इस अभियान का नाम जरूर याद रखिएगा, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। तो इसके लिए देखिए बहुत से चीज़ हैं, जैसे विश्व में इस तरह का पहला आयोजन होगा जो प्रमुख समुद्री स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक और समुद्री कचरे के प्रमुख एक घटक के रूप में जो सुविचारित उपयोग है उसको प्रबंधन के लिए प्रेरित करना। इसमें बहुत से संस्थाएं कार्य कर रही है, जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय तटीय बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो सीमा जागरण मंच है वो कर रहा है, अखिल भारतीय विकास परिषद, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, अन्य सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे। तो ये बृहद अभियान होगा। तो यह भी देखने का बहुत ही आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इससे रिलेटेड प्रश्न। तो आप लोग इसे जरूर कवर अपने की पॉइंट में शामिल कीजिए, आने वाले एग्जाम में आप लोग को काम देगा। चलिए नेक्स्ट नीचे एक्टोरियल में आप लोग देख सकते हैं, गोद लेने वाले कानून पर हो सुधार। इस पर पहले भी आप लोग को एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसमें आप लोगों को न्यूज़ कवर किया हुआ है।
न्यूज़ जो कमेटी जो गठित की थे राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, संसदीय कमेटी, उसने रिपोर्ट अपनी दे दी है, जिसमें LGBT जो समुदाय है, जो जिसे लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कहा जाता है, उस समूह को भी यह अधिकार दिया जाएगा। साथ ही लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो बच्चा गोद लेना चाहते उन्हें भी यह देने से संबंधित, अधिकार देने से संबंधित समिति ने अनुशंसा की है। साथ ही साथ मजहब, लिंग, जाति आदि भेदभाव करने से नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान अधिकार दिया जाना चाहिए, समिति ने रिपोर्ट में कहा है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि एकल अभिभावक को गोद ले सकते, लेकिन सबसे बड़ी मानवीय बात यह जो रिपोर्ट में कही गई क्या कि नाजायज़ जो शब्द पहले यूज किया जाता उसे अब हटा दिया जाएगा, यह समिति में बात की गई है। तो बहुत ही प्रशंसनीय कदम। उस दिन मैंने भी कहा था कि इस प्रकार के जो असामाजिक शब्द है उसका प्रयोग किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। कहीं भी कॉन्सेप्ट ऐसा है तो उसे समाप्त करने की ज़रूरत है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है आने वाले समय में। तो यह आप लोगों को न्यूज़ कवर करता है। तो जो न्यूज़ पहले बनाया जा चुका है, न्यूज़ कवर किया, उसी से रिलेटेड यह आर्टिकल है। तो आप लोग दोनों को मर्ज करके देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनते रहेंगे रोहिंग्या। तो इसके संदर्भ में हर्षवर्धन से त्रिपाठी जी बहुत ही उम्दा वरिष्ठ पत्रकार है, इनके बारे में आप लोग वीडियो पर भी सर्च कर सकते हैं। इनका लेख बहुत ही कोई भी मुद्दे पर बहुत गहनता के साथ अपना विचार रखते हैं। तो इनसे संबंधित, रोहिंग्या से संबंधित लास्ट वीडियो भी चर्चा किया गया, उसके की पॉइंट यहाँ भी शामिल है। तो आप लोग दोनों को देख सकते हैं। इन्होंने चर्चा गृह मंत्रालय ट्वीट से किया, साफ कर दिया कि ऐसा कोई नहीं राय है, कि वर्तमान में ऐसा कोई राय नहीं है कि भारत सरकार ऐसी सुविधा इन लोगों को दे रही है, कोई विचार नहीं करी। एक पहला तो इनके द्वारा कहा गया। दूसरा, बांग्लादेश मुक्ति के संदर्भ में इन्होंने चर्चा किया है। इंदिरा गांधी जो थी, जो तत्कालीन PM, उनके द्वारा यह अनुभव किया जा चुका था कि यह समस्या आने वाले समय में बहुत वृहद होगी। तो उसके लिए यह आकलन बताते हैं, कुछ बातें स्पष्ट करते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में उस समय आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए थे, कुछ शेल्टर बने थे इनसे संबंधित, उसके संबंधित आंकड़े दिए गए। तो इसे आंकड़े को आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। और की नोट्स जो आपको लास्ट वीडियो में दिया गया उसके साथ इसे ऐड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो नोट्स हो और भी विस्तृत नोट्स बने, आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत उपयोगी हो। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नए न्यूज़ के साथ। तब तक जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ रहे हैं, जल्द ही और भी चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाने की जो संख्या वो बढ़े, मैं ऐसे अपेक्षा करता हूँ। सभी लोग सहयोग करिए ताकि हम एक बेहतर एनालिसिस को उपलब्ध करा सके और भी बेहतर तरीके से काम कर सके। और उम्मीद करता हूँ जो भी टॉपिक आप लोगों को कवर किया जाता है उसके की नोट्स आप लोग ज़रूर बना रहे होंगे। की नोट्स ज़रूर बनाइए, आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत आसान वो होगा और आपके अध्ययन शैली को परिवर्तित करेगा और आपका चयन होने में बहुत वो रोड मैप तैयार करेगा। तो तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।